सब्सक्राइब करें फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को और साथ दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी न्यू तमाम आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आजम और आज की इस वीडियो में जो है हम Q&A करने जा रहे हैं। आपके कुछ लास्ट वीक के क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलेंगे आज की इस वीडियो में, तो वीडियो का एंड तक जरूर देख लीजिएगा। जो दोस्त इस चैनल पर न्यू आ गए हैं तो वो इस चैनल को फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को इस वीडियो के नीचे रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल के नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर लें ताकि उनको आगे भी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सबसे पहले तो ये है कि क्योंकि मैंने पीछे एक दो वीडियो में जो है आपसे पूछा था रिसेंटली कि पीसीबी का कोर्स जो है वो कौन कौन करना चाहता है, तो ऑलमोस्ट सभी दोस्त जो है इंटरेस्टेड हैं। तो पीसीबी का एक मुकम्मल डिटेल से जो है कोर्स, उसके मुकम्मल बेसिक वर्किंग पर, उसके सारे कंपोनेंट्स जो हैं उसमें पीसीबी बोर्ड में कंपोनेंट्स कौन कौन से लगे होते हैं उन सब पर जो है मुकम्मल एक कोर्स तैयार हो रहा है, जो कि आपको तकरीबन 1 मंथ वेट करना पड़ेगा और वो आपके लिए ही तैयार हो रहा है ताकि जो है आपको अवेयरनेस हो, आपको काफ़ी चीज़ें जो है सीखने को मिले और पीसीबी भी आप खुद रिपेयर कर पाएँ। तो वो तो मैं समझ गया हूँ कि आप सब इंटरेस्टेड हैं, तो इंशाल्लाह 1 जो है मंथ के अंदर अंदर कोशिश करूँगा कि वो कोर्स जो है वो जैसे ही रेडी हो तो वो आपके लिए यहाँ पर मैं वीडियो के थ्रू ही यानी कि आपको क्लियर कर दूंगा, वो कोर्स आपको दे दूंगा। और बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे कि कोर्स हमें कैसे मिलेगा, वो आपको ऑनलाइन ही मिल जाएगा। तो उसका जो भी तरीकाकार होगा वो आपको जैसे ही कोर्स रेडी होगा एक वीडियो में मुकम्मल डिटेल से जो है आपको वो मैं क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहला कमेंट हमारे पास आ जाता है उसामा मुख्तार का, जो कह रहे हैं कि सर रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर अगर उसमें जो है हाई प्रेशर गेज है, अगर उसे चेक करें 250 प्रेशर उसमें आ जाए तो क्या वो तो वीक होगा, क्योंकि 250 प्रेशर बता रहा है, उसका प्रेशर टेस्ट किया है, लेकिन उसको वैक्यूम पम्प हम बना सकते हैं कि नहीं। देखें, उसको वैक्यूम पम्प आपको बनाने का कोई फायदा नहीं होगा। वैसे जो रेफ्रिजरेटर का 500 PSI वाला भी जो आपका कंप्रेसर है ना, उसको भी अगर आप वैक्यूम पम्प बनाते हैं तो आपका वो 100% वैक्यूम नहीं करता, वो गुजारा ही सिर्फ करता है। तो अगर ये इसका प्रेशर ही वीक हो चुका है तो फिर तो ये आपको बिल्कुल ही सही से वैक्यूम जो है वो नहीं करेगा रेफ्रिजरेटर को। तो बेहतर ये है कि जो वैक्यूम मशीन है प्रॉपर वो आप लें, वो आप सिंगल स्टेज की ले लें, कम से कम रेफ्रिजरेटर वगैरह इनके लिए तो वो बहुत होती है। तो सिंगल स्टेज की आप जो है ले लें 1.5 CFM या 1 CFM आप अगर ले लेते हैं तो आपके रेफ्रिजरेटर में तो बहुत ही बेहतरीन है। तो आपको हमेशा जो है वैक्यूम पंप को, जो मशीन उसके लिए बनी गई है उसी को ही यूज़ कर लेना चाहिए। वो 100% वैक्यूम करेगा उसे, रेफ्रिजरेटर को, आपके AC को भी, तो आपको वो ही फ़ायदा देगा। इसमें जो है अगर इस कंप्रेसर को तो आप नहीं कर सकते, इसमें हाँ आप प्रेशर जो है प्रेशर पंप बना सकते हैं, वो भी जो है रेफ्रिजरेटर डिस्पेंसर नॉर्मल चीज़ों को प्रेशर देना है, जिसमें 100 प्रेशर देना है, 150 से ऊपर नहीं, क्योंकि 250 से ऊपर तो इसका प्रेशर जाएगा नहीं। तो प्रेशर के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं वक्ती तौर पर जब तक ये चल रहा है। जैसे रेफ्रिजरेटर के वेपोरेटर में हमें प्रेशर देना होता है 100 मैक्सिमम या 70-80, तो उसके हिसाब से आप जो है इसको ही यूज़ कर सकते हैं कि इसका प्रेशर लो है तो लो, जहाँ जहाँ प्रेशर आपको देना है वहाँ पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वैक्यूम पंप आप नहीं इसका बना सकते। यहाँ पर एक भाई कह रहे हैं कि सर मेरा एक सवाल है कि हमें कैसे पता चलेगा कि इंडोर यूनिट चोक है या फिर आउटडोर यूनिट चोक है। इसका यार आसान तरीका यही है कि जब एयर कंडीशनर कूलिंग नहीं कर रहा, चोकिंग प्रॉब्लम हो रही है, गैस भी आपने देख ली कि पूरी है और उसके अलावा कंप्रेसर भी सही चल रहा है, इंडोर यूनिट आउटडोर यूनिट फैंस हर चीज़ क्लियर है, लेकिन आपको क्लियर होगा कि अब ये चोक ही है, यानी कि इसकी गेज प्रेशर जो है वो बिल्कुल या तो कांटा 0 पर आ रहा है या फिर काफ़ी अप डाउन हो रहा है। तो इस सूरत में आपको ये तो एग्जैक्ट नहीं पता चलेगा कि चोकिंग प्रॉब्लम कहाँ पर हो रही है, कैपिलरी ट्यूब फिल्टर, ड्राई फिल्टर, या फिर इसका इंडोर यूनिट या फिर आउटडोर यूनिट या फिर पाइपिंग की वजह से हो रही है, ये तो आपको नहीं पता चलेगा। हाँ, आप उस पर ये चीज़ें क्लियर कर सकते हैं कि आउटडोर यूनिट के पाइपिंग में जो है कोई बैंड तो नहीं है काफ़ी ज़्यादा, जो कि लिक्विड लाइन या फिर सक्शन लाइन पर हो तो बैंड ना हो। और दूसरे नंबर पर जो है आप उसको फिर उसका आसान तरीका यही होता है कि आप उसको AC को ऑफ करें और AC को आपको अब क्या करना है, क्लियर करना है, वॉश करना है। उसमें आपने इंडोर यूनिट को अलग से वॉश करना है और उसके आउटडोर यूनिट को आपने अलग से वॉश करना है। अब इंडोर यूनिट से अगर ऑयल निकलता है अच्छा खासा तो मतलब वहाँ पर चोकिंग थी, प्रॉब्लम थी। वैसे ऑलमोस्ट जो है वो हर जगह पर ऑयल अगर थोड़ा बहुत भी आ जाए लाइंस में तो वो काफ़ी जो है ऑयल फैल जाता है। तो आपको ज़्यादातर मोस्टली जो प्रॉब्लम होती है एयर कंडीशनर में वो होती है उसकी कैपिलरी या फिर ड्रायर फिल्टर की वजह से चोकिंग प्रॉब्लम। लेकिन जब कैपिलरी और ड्रायर फिल्टर आप चेंज करते हैं तो आपको कंडेंसर एवापोरेटर लाजमी से वॉश कर लेना चाहिए कि वो दोबारा फिर से प्रॉब्लम ना बने। तो जब भी चोकिंग प्रॉब्लम आए तो इंडोर यूनिट आउटडोर यूनिट उसकी कैपिलरी वगैरह ये आपको क्लीन कर लेनी चाहिए, मतलब मुकम्मल जो है आपका यूनिट क्लीन हो जाना चाहिए। अगर क्लीन नहीं होगा तो फिर से प्रॉब्लम बन सकती है आराम से।
यहाँ पर एक भाई पूछ रहे हैं कि सर LG का डे 10 का यूनिट है जो कि जैसे ही ऑन करते हैं तो MCB ट्रिप कर जाता है, तो इसमें जो है आपका आउटडोर यूनिट शॉर्ट हो सकता है या फिर फैन मोटर शॉर्ट हो सकती है, कहीं ना कहीं पर शॉर्ट सर्किट हो रहा है, न्यूट्रल फेस आपस में टच हो रही है जिसकी वजह से MCB ट्रिप कर रहा है। तो इसमें जो है आपको चेक कर लेना चाहिए। सबसे पहले तो आप अपना जो है कंप्रेसर चेक कर लें डिजिटल मीटर की मदद से, वो शॉर्टेज तो नहीं है, उसकी कंटिन्यूटी जो है वो और पॉइंटों में सही आ रही है रेजिस्टेंस, और उसके अलावा शॉर्ट तो नहीं है बॉडी के साथ, और उसके अलावा जो है वो आपका कहीं से डेड तो नहीं है। अगर तो वो डेड है तो फिर तो आपको वही इशू होगा। उसके अलावा जो है PCB में एक कंपोनेंट लगा हुआ होता है जो कि इस तरह का होता है जिसे ZNR भी बोलते हैं, उसका नाम असल में वो रजिस्टर होता है, और वो आपस में अगर शॉर्ट हो जाए, क्योंकि एक टांग उसकी न्यूट्रल और एक टांग फेस की तरफ लगी हुई होती है, तो ये नॉर्मल शॉर्ट नहीं होता। अगर ये आपस में शॉर्ट हो जाए मतलब कंटिन्यू देने लग जाए तो पीछे से आपका या तो फ्यूज़ उड़ेगा या फिर MCB ट्रिप होगा, तो इसकी वजह से फ्यूज़ जल जाता है। तो अगर फ्यूज़ जल जाएगा तो फिर तो आपका AC सेव हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर आपका कंप्रेसर जो है वो शॉर्ट हो, तो आपको ये चीज़ें क्लियर कर लेनी चाहिए। कंप्रेसर, फैन मोटर या फिर उसमें AC में कहीं ना कहीं पर शॉर्टेज है, तो आपको मोस्टली यही चीज़ें चेक कर लेनी चाहिए। MCB इन्हीं की वजह से ट्रिप होता है, या फिर आपका कंप्रेसर ऑन हो रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा हाई एम्पेयर ले रहा है जिसकी वजह से भी MCB ट्रिप होता है। अमरप्रीत सिंह यहाँ पर कह रहे हैं कि सर AC के रिमोट से AC को ऑफ कर देते हैं लेकिन फिर भी उसका जो फैन है वो चलता रहता है, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? इसमें आपको जो है PCB बोर्ड में देख लेना चाहिए कि जब आप इसका कवर जो है उतारें, PCB बोर्ड में देखें, AC को ऑन करके आप रिमोट से ऑफ कर दें, और अगर फैन चल रहा है इसका फिर भी, तो इसमें जो है IC रिले लगी होगी जो कि 12 वोल्ट की रिले होती है, नॉर्मल छोटी रिले होती है, तो वो लगी होगी। तो वो आपने चेक करनी है अपने मीटर की मदद से कि जो पॉइंट उसका फैन को जो है कॉमन प्रोवाइड कर रहा है स्विचिंग होने के बाद, तो वो जो है फैन उसकी जो है डायरेक्ट तो नहीं होगी। तो PCB अगर डायरेक्ट उसकी रिले जो है अगर वो डायरेक्ट हो गई है तो तब भी ये प्रॉब्लम बनेगी, क्योंकि रिले ने जो है AC का रिमोट ऑफ हो जाए तो रिले कट आउट हो जाती है। तो अगर उसको जो है वहाँ से फेस फिर भी डायरेक्ट मिल रहा है, पॉइंट आपस में जुड़ गए हैं, यानी कि रिले शॉर्ट है, तब ये प्रॉब्लम आएगी। अगर रिलेज ना लगी हुई हो, जैसे इन्वर्टर AC है, तो इन्वर्टर AC में उसकी जगह ऑटो कपलर लगा हुआ होता है, तो उसमें ऑटो कपलर अगर शॉर्ट हो चुका है तब भी यही प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वह शॉर्ट होगा अगर हम AC को ऑफ कर देंगे, लेकिन वो तो शॉर्ट ही है, उसको फेस जो है वो डायरेक्ट मिल रहा होता है, और फैन मोटर को न्यूट्रल जो है वो हमारी कैपेसिटर से होकर डायरेक्ट मिल रही होती है। तो अब उस IC को या उस रिले को कंट्रोल करना होता है ULN 2003 IC ने, ठीक है, जो कि 16 पिनों वाला IC है, उसने कंट्रोल करना होता है। या फिर वो शॉर्ट हो गया हो जो कि डायरेक्ट उसको पल्स दे रहा है AC ऑफ होने के बाद भी, या वो शॉर्ट हो गया हो, या फिर जो है रिले शॉर्ट हो गई हो, तो आगे आपका फैन जो है वो डायरेक्ट चलता रहेगा। तो ये एक दो चीज़ें हैं जिसको आपको फाइंड आउट कर लेना चाहिए। मैं इसके ऊपर मज़ीद डिटेल से वीडियो भी बना दूंगा कि कैसे जो है फ़ैन अगर चलता रहे रिमोट से ऑफ करने के बाद भी, तो उसको कैसे जो है हम सोल्व कर सकते हैं। फरीद खान कह रहे हैं कि सर कैरियर के आउटडोर यूनिट में हम जो है मेन सप्लाई दे सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल दे सकते हैं, और इसके ऊपर मैंने डिटेल से वीडियोस भी बनाई हुई है। अगर आपकी मेन सप्लाई इंडोर यूनिट में है लेकिन आपके जो है घर में कहीं जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पर सप्लाई जो है प्रोवाइड की हुई है, आपको उसकी जगह मिल जाती है आउटडोर यूनिट के आसपास कहीं, तो अब आप इंडोर यूनिट के आसपास जो है आपको काफ़ी लंबा काम करना पड़ेगा, यानी कि वायर्स, यानी कि वहाँ पर जो है बेहतर आपको नहीं लग रहा आउटडोर यूनिट के पास ही है उसकी मेन सप्लाई, तो आप उसमें ही दे सकते हैं। उसका जो है मैंने वीडियो डिटेल में बनाई हुई है, क्योंकि जो न्यूट्रल फेस नीचे से ऊपर आ रहा होता है एक डायरेक्ट, वही न्यूट्रल फेस एक्चुअली जो है वो काम कर रहा होता है, ऊपर से नीचे जाना चाहिए। तो आपको जो है मैंने क्लियर किया है, अगर इंडोर यूनिट में मेन सप्लाई है तो आपने आउटडोर यूनिट से कैसे देनी है, तो इस पर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी। और आउटडोर यूनिट में अगर मेन सप्लाई है तो आप वहाँ से ख़त्म करके इंडोर यूनिट से कैसे दे सकते हैं, इसके ऊपर भी वीडियो बना चुका हूँ। तो आपने वीडियो लिस्ट में जाना है, वहाँ पर आप जो है मेरी वीडियो को देख सकते हैं, तो आपको उससे क्लियर हो जाएगा कि आप आउटडोर यूनिट में कैसे कनेक्शन करके इसकी सप्लाई जो है आउटडोर यूनिट से ही मेन पावर सप्लाई प्रोवाइड कर सकते हैं। दोस्त खान कह रहे हैं कि सर ये बता दीजिए कि 3 फेस AC के कंप्रेसर का कॉमन रनिंग स्टार्टिंग जो है वो कैसे ट्रेस करते हैं। 3 फेस AC में जो है कॉमन रनिंग स्टार्टिंग नहीं होती, 3 फेस AC में UVW यही होते हैं। तो 3 फेस AC जो है उसमें आपको कॉमन रनिंग स्टार्टिंग और इसके कैपेसिटर, इसके कनेक्शन कुछ भी नहीं होते, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें डायरेक्ट जो है आपके 3 फेस आते हैं जो कि इसको रन करते हैं कंप्रेसर को, तीनों फेस ही इसमें आते हैं। अब आपने अगर इसको टेस्ट करना है तो आप नॉर्मल बॉडी के साथ इसको शॉर्ट टेस्ट करेंगे, कंटिन्यूटी मीटर को ऑन करके कंटिन्यूटी मोड पर रखकर एक पिन आप बॉडी के साथ लगाएंगे, बॉडी के साथ लगाने के बाद दूसरी पिन आप तीनों पॉइंटों पे लगाएंगे, शॉर्ट नहीं आनी चाहिए। उसके बाद तीनों पिनों को आप आपस में चेक करेंगे तो उसमें रेजिस्टेंस आनी चाहिए जो कि ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए, तीनों की सेम होनी चाहिए। तो वो रेजिस्टेंस जो है अगर आपकी ऐसे आ जाती है तो मतलब कंप्रेसर आपका ठीक है। अगर वहाँ पर वो रेजिस्टर मतलब शो भी नहीं करता
बिल्कुल भी रेजिस्टेंस नहीं आ रही उस तीनों पॉइंटों में, तब आपका कंप्रेसर डेड है और इसमें कॉमन स्टार्टिंग नहीं होती। दीप कुमार कह रहे हैं कि सर इंडोर यूनिट में अगर हवा जो है वो रुक रुक कर आ रही हो, जैसे आवाज़ साउंड मिलता है साफ, मतलब कई बार होता है एक साइड से हवा आ रही है, एक साइड से बहुत स्लो है, तो रुक रुक के आ रही होती है, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने उसका जो है ब्लोअर वो भी चेंज करके देखा है और उसके अलावा उसमें जो उसका एवेपोरेटर है उसको भी क्लियर करके देखा है, क्लीन वॉश करके देखा है। तो इसमें आपको क्लियर कर दूं कि वैसे मोस्टली चांसेस तो यही होते हैं कि इसका एवेपोरेटर अगर है तो वो बहुत ज़्यादा डस्टी है, गंदा है, चौक है, किसी एक साइड से ज़्यादा चौक है, ब्लॉक है, उसमें डस्ट है, तो एक साइड से थोड़ा बहुत सही है। तो ऐसा ही होता है कि ब्लोअर जो है एक साइड से हवा को सक कर रहा होता है, एक साइड से नहीं कर रहा होता, तो उस साइड से आपको हवा सही नहीं मिलेगी, दूसरी साइड से आपको हवा अच्छी खासी मिलेगी और उसमें एक साउंड भी जो है वो क्रिएट होगा, क्योंकि एक साइड से हवा नहीं मिल रही तो वो उसको साउंड भी थोड़ा सा मिलेगा, हवा का ही साउंड, कोई मतलब और किसी चीज़ का साउंड नहीं। तो इसमें जो है अगर आपने वॉश कर लिया है, हो सकता है आपने उसको बैक साइड से वॉश ना किया हो, अगर बैक साइड से अगर आप उसको देखेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा डस्टी होगा। तो बैक साइड से अगर आपने क्लीन किया हुआ है तो फिर आप उसकी चीज़ें देखें, जो फिंजे हैं वो टेढ़ी तो नहीं कहीं से, मतलब एक साइड से काफ़ी ज़्यादा बेंड हो चुकी हैं, बैठ गई हैं और एक साइड से ठीक है, तो ये भी इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें मेन प्रॉब्लम यही होती है कि इसका सर्विस होना चाहिए मुकम्मल, कॉइल जो है बैक साइड से ऊपर से मतलब A to Z, और उसके अलावा ब्लोअर जो है वो भी आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें अगर क्लियर हैं तो फिर आप देखें कि कहीं से डैमेज तो नहीं, इसकी जो फिंजे हैं वो कहीं से ब्लॉक तो नहीं हुई। अगर वो भी चीज़ें ठीक है तो इसके अलावा कोई और फॉल्ट तो इसमें नहीं है। इसके अलावा आप फ़ैन मोटर को ही टेस्ट कर ले कि फ़ैन मोटर जो है वो कहीं स्लो हाई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं कर रही, इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम होने के वैसे चांसेस नहीं है। आरिफ खान कह रहे हैं रिले ओवरलोड डालकर हमने जो है कंप्रेसर को चेक किया लेकिन फिर भी शॉर्ट आ रहा है, तो यहाँ पर आपको क्लियर कर लेना चाहिए कि आपका कंप्रेसर शॉर्ट तो नहीं, मतलब कंप्रेसर को डायरेक्ट चलाएं। इस तरह की सूरत में रेफ्रिजरेटर हो, डीप फ्रीजर हो, तो आपको कंप्रेसर को ही फोकस करना चाहिए। सबसे पहले कंप्रेसर फाइंड आउट कर लें, कंप्रेसर की शॉर्ट तो नहीं है, वाइंडिंग ठीक है, उसको डायरेक्ट चलाकर चेक कर लें, बिल्कुल सही चल रहा है, तो फिर ही आपकी दूसरी चीज़ों पर प्रॉब्लम होगी। अगर आपका कंप्रेसर में ही इशू है तो फिर आप दूसरी चीज़ों की तरफ देखते जाएंगे तो आपका टाइम भी काफ़ी वेस्ट होगा और आपको फॉल्ट भी जल्दी नहीं मिलेगा। तो कंप्रेसर को आप इजीली क्लियर कर लें, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कंप्रेसर आपका शॉर्ट है या फिर कंप्रेसर बिल्कुल सही है। अगर कंप्रेसर सही हुआ तो फिर आपका दूसरी साइड पर थर्मोस्टेट ही बचा, थर्मोस्टेट को आप चेक कर लें अच्छे से, अपनी वायर्स वगैरह को अच्छे से देख लें, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं जो बॉडी के साथ टच हो रही हो या थर्मोस्टेट शॉर्ट हो गया हो, तो उस तरफ फिर आपको देखना पड़ेगा। शहबाज हुसैन कह रहे हैं कि सर विंडो एसी ऑन करने के बाद इसके ऊपर आइस क्यों आ जाती है। इसमें भी वही सेम रीजंस होते हैं जो कि हमारे स्प्लिट एसी में होते हैं, जो कि आपको क्लियर कर दूं। 3-4 रीज़न मोस्टली होते हैं। एक तो यही फैन स्पीड अगर आपकी स्लो होगी तो तब भी आपको वेपोरेटर पर आइस देखने को मिलेगी। अगर वेपोरेटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा डस्टी है, ब्लॉक हो चुका है डस्ट की वजह से, तब भी जो है वहाँ पर आपको एवेपोरेटर पर आइस देखने को मिलेगी। उसके अलावा गैस लो होने की वजह से भी एवेपोरेटर पर आइस आएगी। और उसके अलावा अगर एवेपोरेटर कहीं से डैमेज है, उसकी फिंजे जो है वो बैठ चुकी हैं, प्रेस हो चुकी हैं, पंच हो चुकी हैं, एक एक से कहीं ना कहीं से काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुकी हैं, तब भी आपको वेपोरेटर पर आइस देखने को मिलेगी। शहबाज अहमद कह रहे हैं कि सर एक वीडियोकॉन का एसी है डे 10 का, जो कि बार बार फ्यूज़ जो है वो उसका बर्न हो रहा है, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। फ्यूज़ बर्न होने की रीज़न जो है वो मोस्टली यही होती है जो कि अभी मैंने आपको बताया था, जो कि ZNR रजिस्टर होता है, जो कि उसके पास जो है ब्लैक कलर का इसके ऊपर एक कवर चढ़ा हुआ होता है, फ्यूज़ के पास ही लगा हुआ होता है, ठीक है। तो ये मोस्टली जो लगा हुआ होता है वो ब्लैक कलर या फिर ब्लू कलर में लगा हुआ होता है, तो कुछ में येलो कलर भी आ जाते हैं। तो ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट अगर आपका फ्यूज़ के आसपास ही कहीं लगा हुआ होता है, फ्यूज़ के बिल्कुल आसपास ही बिल्कुल, तो इसकी एक टांग जो है वो उसमें होती है न्यूट्रल में, एक टांग फेस में लगी हुई होती है। और ये नॉर्मल हालत में जो है आपस में कंटिन्यू नहीं बताता, क्योंकि न्यूट्रल फेस है एक साइड पर, अगर कंटिन्यू बताएगा तो न्यूट्रल फेस टच हो जाएगी, तो इसके पीछे फ्यूज़ लगा हुआ होता है। अगर आपका किसी वजह से हाई वोल्टेज आते हैं तो ये शॉर्ट हो जाता है। शॉर्ट होने की वजह से क्या करता है, न्यूट्रल फेस शॉर्ट हो गई तो पीछे लोड बढ़ा फ्यूज़ पर, फ्यूज़ बर्न हो जाता है, जो है वो जल जाता है। तो आपको इसको चेक कर लेना चाहिए। अगर ये ठीक है तो फिर इसके आगे जो है कोई कंपोनेंट आपको देखना चाहिए कि वो शॉर्ट तो नहीं है। आगे कोई भी कंपोनेंट हो सकता है, वो आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करना पड़ेगा। ऐसी चीज़ों के ऊपर मैं डिटेल से वीडियो भी बना दूंगा, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो है वो काफ़ी डीपली यानी कि इसको समझना पड़ता है, तो मैं इसके ऊपर डिटेल से वीडियोस भी बना दूंगा कि कैसे जो है अगर ऐसी प्रॉब्लम्स आए तो आप कैसे उसको स्टेप बाय स्टेप ट्रेस करके सोल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो हमारे फुली फॉरवर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।